बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 10th क्लास की है। तो ये आज के वीडियो में मैं पेपर सॉल्यूशन कर रही हूँ जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के। तो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2022 एंड 23 यानी 2022-23 का इसी साल का अभी का ही। तो ये उर्दू कोर्स है, सॉरी उर्दू का एक कोर्स है ये, और क्लास 10th। टाइम है 3 घंटे और इसका सेट है एम और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का पेपर है। आम हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन है। इस सवालनामे में कुल 14 सवाल आते हैं। सभी सवालात लाजमी है। हर सवाल का नंबर इसके सामने दर्ज है यानी लिखा हुआ है। जवाब तहरीर करते वक्त खुशखत और सफाई का खास ख्याल रखें। तहरीर करते वक्त यानी जवाबात लिखते वक्त हमें जो है अपनी लिखाई जो अच्छी रखनी है, अच्छी लिखाई में लिखनी है। तो सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल गैर दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। गैर दरसी नसरी इक़्तिबास यानी कि जो हमारे सिलेबस का इक़्तिबास नहीं है, यानी पैराग्राफ नहीं है। नसरी यानी सबक वाला, और शेरी होता है जो नज़्म या गज़ल वगैरह का होता है, तो उसको शेरी बोलते हैं। तो ये लेसन का यानी सबक वाला है। इससे मुताल्लिक़ दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाब में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। तो एक सवाल के 1 नंबर है, 5 के 5 नंबर है ना। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था। बच्चों के लिए न तो कीमती कपड़ों का एहतमाम था, न अच्छे अच्छे मुरगन खानों का, न ऐशो आराम का वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। ख़ुद टैगोर मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते थे। आम तौर पर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पाँव रहते थे। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि इनके बड़े भाई ज्योतिनाथ ने इनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते। टैगोर ने पहली नज़्म कमल पर लिखी। नज़्म कैसी थी कुछ पता नहीं, मगर ऐसा ज़रूर था कि इसे देखकर ज्योतिनाथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बैरों के उतार चढ़ाव पर तालीम दी। तो पहला सवाल नंबर 1 है, टैगोर कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। तो टैगोर जो है बंगाल के अमीर ख़ानदान, ये देखिए ना, टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये पहले का जवाब है। सवाल नंबर 2, कौन मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते थे। तो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते थे। तो अब हमारा ये टोटल जो 8 पेज है, 8 में से पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए 3rd क्वेश्चन है कि दिए गए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd है, टैगोर ने पहली नज़्म किस पर लिखी। तो कमल पर लिखी थी। सवाल नंबर 4 है, टैगोर के बड़े भाई का नाम क्या था। तो रविंद्रनाथ, सॉरी ज्योतिनाथ, ये वाला गलत है, ज्योतिनाथ। ठीक है। अब 5th क्वेश्चन है, मुमताज़ तरीन का क्या मतलब है। तो मुमताज़ तरीन का मतलब है बिल्कुल अलग, यानी अलग उनमें एक बात थी। अब अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल गैर दरसी शहरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। गैर दरसी यानी हमारे सिलेबस का नहीं है। गैर दरसी यानी सिलेबस का होता है। तो ये गैर दरसी है, हमारे सिलेबस के पैराग्राफ नहीं है, शहरी इक़्तिबास है। इसके भी मुतबादिल जवाब दिए हैं, सही जवाब तलाश करके इसमें भी लिखना है। और उसके भी 1 नंबर, एक क्वेश्चन का 5 के 5 नंबर है। ठीक है। तो इसके बाद ये है, मैं पढ़ रही हूँ, देखिए, चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता है दोस्तदार। इससे पौधे ने कहा यूं सिर हिला, घास सब भेजा है तेरा ये गिला। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे, फल खाएंगे। है यहाँ इज़्ज़त का सहरा इसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको पेशतर। तो पहला सवाल है, पौधे ने किससे कहा कि तेरा गिला भेजा है। तो पौधे ने घास से कहा था। घास ने शिकायत करी थी ना कि सब मुझे काट कर फेंक देते हैं। ये वाली नज़्म शायद आपने कहीं पढ़ी हो।
तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सब लोग किसको चाहते हैं, सब लोग किसको चाहते हैं और प्यार करते हैं? सब लोग पौधे को, क्योंकि पौधा बड़ा होगा तो वो फल और फूल देगा ना और साया भी देगा। तो हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड, यहाँ इज़्ज़त का सहरा किसके सर पर होता है? जिससे सबको नफ़ा पहुँचता हो। अब अगला क्वेश्चन है, लोग किसके साए में बैठेंगे और फल खाएंगे? तो पौधे के साए में, क्योंकि पौधा बड़ा होकर दरख्त बन जाएगा ना, बड़ा पेड़ बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं? तो पौधे ने कहा। घास से कहा था ना कि मुझ में तुझ में कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क इतना है कि बस मैं बड़ा होकर उनको नफ़ा पहुँचाऊँगा ना, फ़ायदा दूँगा। अब अगला सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज का मजमून लिखी। तो ये ऐसे राइटिंग है, मजमून नवेसी। तो आप लोग मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर मजमून देख लेंगे, बहुत सारे मजमून मैंने लिखे हैं। तो पहला है बढ़ती आबादी का एक मसला, साइंस की नेमतें, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात। तो मैंने ये वाला मजमून साइंस के फ़ायदे और नुकसानात लिख दिए हैं, वो देख लीजिएगा। तो देखिए यहीं पे मैं अगर मजमून बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, स्कूल का यूनिफॉर्म स्कूल ही में ही मुहैया कराने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखिए। तो प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखने का फार्मूला मतलब रूल ये होता है कि साइड में हम स्कूल का नाम लिखते हैं, सर को मुखातिब करते हैं कि जनाब प्रिंसिपल साहब। उसके बाद हमारा जो मेन मवाद होता है, मतलब जो मैटर होता है, उसमें लिखते हैं कि गुजारिश ये है कि सर हमें स्कूल में जो है स्कूल के यूनिफॉर्म मुहैया करा जाए, क्योंकि हमें बाज़ार में जब हम यूनिफॉर्म लेने जाते हैं तो हमें मिलती नहीं है, या पूरा चीज़ हमें एक जगह नहीं मिलते हैं तो हमें दिक्कत आती है। तो आप लोग प्लीज़ स्कूल का यूनिफॉर्म मुहैया कराइए, आपकी मेहरबानी होगी। इस तरह लिख सकते हैं। या तो आप अपने वालिद को ख़त लिख कर अपनी तालीमी मसरूफियात के बारे में बताइए कि मैं सारी तालीम कर रहा हूँ, पेपर आने वाले हैं मेरे, ठीक है ना। तो सारी ये दोनों भी आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दी हुई हिदायत के मुताबिक दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। यानी हिदायत इंस्ट्रक्शन दिए हुए, तो आपको जवाब देने 12 जवाबात के 12 नंबर, यानी एक नंबर का एक जवाब है। तो पहला है, जिससे किसी काम के करने या होने को पता चले उसे फ़ेल कहते हैं, काम को फ़ेल कहते हैं ना। अब अगला है, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, मुस्तकबिल और हाल, ठीक है ना। तो मेन जो है सबसे 3 ही किस्में। अब हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए थर्ड में है, हामिद हंसा, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है? तो फ़ेल है मुतदी। हामिद ख़त लिख रहा है, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़ेल लाजिम, क्योंकि इसमें फ़ाइल भी है ना। अब उसके बाद है, खालिद बीमार है, तो ये फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़ेल नाक़िस, यानी इसमें सिर्फ हमें मतलब एक ख़बर की तरह मालूम है कि खालिद बीमार है। अब मकान बन गया, तो मकान बन गया, तो इसमें ये फ़ेल जो है फ़ेल मजहूल, ये वाला है फ़ेल मजहूल, जिसमें जो है फ़ाइल या काम करने वाला ना हो, उसका पता नहीं चल रहा है ना हमें। अब अगला है, जब जुमला मुकम्मल हो जाए तो कौन सा निशान लगाया जाता है? यानी कंप्लीट होता है जुमला, तो जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर हम ख़त्मा यानी से डैश का निशान लगाते हैं, उसको बोलते हैं ख़त्मा। अब अगला है, चमन, बदन, वतन, इस तरह के अल्फाज क्या कहलाते हैं? तो इस तरह के अल्फाज काफिया, ठीक है ना। उसके बाद एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। तो हमारा पेज नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल चमन तमाम। तो इस शेर में कौन सी सनत है? तो सनत इस्तियारा। अगला है, नाज इसके लब की क्या कही है? पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो इसमें तशबी, यानी होंठों को गुलाब से तशबी दी है ना। अब उसके बाद है, किसी बात को शायरी में पोशीदा रख कर कहना या इशारा करना, कनाया। इशारों कनाए में बात करते हैं यानी पोशीदा रख कर, तो इसको कहते हैं सनत कनाया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6, दर्जा झेल दरसी, यानी हमारा दर्स का है, यानी सिलेबस का है,
इस इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। तो इसके भी एक सवाल का 1 नंबर है, 5 के 5 नंबर है। ये तो भोला ही जानता होगा कि इसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोला को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त आ गया है। वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं, जब वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचा वक्त से आध घंटे पेशतर ही इसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आध घंटे पहले खाना खा लिया, अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। इसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। इसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि भोला चारपाई के चारों तरफ घूम कर बिस्तर बिछा रहा है। बिस्तर बिछाने के बाद इसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ को रख दिया और पैंती पर पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़े करना अपनी खुद गर्जी पर मुबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। तो ये हमारा पेज नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दिया गया इक़्तिबास यानी ये पैराग्राफ जो है किस सबक से लिया गया है। तो आपने पढ़ ही रखा होगा, पहला ही चैप्टर है भोला। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम, मुसन्निफ़ यानी राइटर का नाम, तो राइटर का नाम है इस अफसाने के राजिंदर सिंह बेदी। सवाल नंबर 3 है, भोला ने किसके आने का इंतज़ार किया था। तो भोला ने अपने मामा के आने का इंतज़ार किया था ना, मामू के। अब चौथा सवाल है, भोला ने खाना जल्दी निकलवाने के लिए क्यों इसरार किया। कहानी सुनने के लिए, है ना। इसरार का मतलब क्या होता है, इसरार करना यानी जल्दी करना या ज़िद करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दर्जे झेल दरसी शहरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। दरसी यानी हमारे सिलेबस का शहरी इक़्तिबास है। शहरी जो है पैराग्राफ है, इससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। इसके भी एक नंबर है, 5 का 5 नंबर। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हज़रत ड्यूक कनाट को देखा, पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीनी और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे। तो हमारा देखिए पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, दिए गए अशार किस नज़्म से लिए गए। तो नज़्म है जलवाए दरबार दिल्ली। इसके शायर का नाम अकबर इलाहाबादी है। इस नज़्म में शायर किस जगह का जिक्र कर रहा है, दिल्ली का। लोगों को क्या देखने का जुनून था, लोगों को जो है बादशाह को देखने का जुनून था ना। पलटन और रिसाले का क्या मतलब है, पलटन और रिसाले का मतलब है फ़ौज। दर्जे झेल बॉक्स में से किसी एक का खुलासा लिखना है। तो ये सबक आपने पढ़ा ही होगा, तो किसी एक का खुलासा लिख लेंगे। सर सैयद अहमद का बचपन या मखलूत ज़बान, दोनों में से किसी एक का खुलासा लिख लीजिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये भी आपके बुक का ही है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी बुक का ही है। 9 जो है, गर्मी और देहाती बाज़ार नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखिए, या अकबर इलाहाबादी की अदबी खिदमात पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो दोनों में से एक कर लीजिएगा। तो देखिए अकबर इलाहाबादी के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि अकबर को जो है शायरी का शौक़ बचपन ही से था। शुरू में वो गज़ल लिखते थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी नज़में भी लिखी, बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। और उनके जो है अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात, अंग्रेज़ी तहज़ीब की अंधी तक़लीद पर भी भरपूर वार किया। मज़हबी और तहज़ीबी रिवायत से नई नस्ल को उन्होंने जगाया है। उन्होंने आम बोलचाल के लफ्ज़ों को नहायत ही
दिल आवेज़ और फ़नकाराना अंदाज में इस्तेमाल किया अंग्रेज़ी अल्फाज से भी वो खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाते थे। अकबर का कलाम है कुलियात अकबर, उसका जो है 4 हिस्सा शाये हो चुका है। तो 4 नंबर का सवाल है, तो 3 नंबर के सवाल है, तो कम से कम 3, 4 या 5 जुमले लिख सकते हैं आप इस तरह। या है बीच में, या तो आप इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे या फिर अकबरी इलाहाबादी पर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे लिखे लफ्ज़ों की मदद से शेर मिसरा मुकम्मल करना, पार, यार, हार, नहीं। तो हमारा पेज नंबर 7 हो गया कंप्लीट, 8 पेज में से 7 कंप्लीट। तो 8वें पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इसमें है बहार बेसुप्र जाम व, यहाँ पर आएगा यार गुज़रे है, तो पहले में यार लफ्ज़ आएगा, 2 नुक्ता, और ये नसीम तेरी छाती के पार गुज़रे, इसमें 3 नुक्ते वाला पार आएगा, ठीक है ना। जो पीछे लफ्ज़ दिए ना, यार, पार, नहीं वगैरह। गुज़रा मेरे तेरे कूचे में गो नहीं न सही, यहाँ आएगा नहीं न सही। मेरे ख़्याल तो लाख बार गुज़रे, तो इसमें आएगा बार, बेअलिफ रे बार, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। अब अगला है दी हुई हिदायत के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 11 है, दी हुई हिदायत के मुताबिक दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1 है दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल करना, अपना उल्लू सीधा करना। असलम अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है, उसको किसी की कोई पड़ी नहीं होती। अपना राग अलाप, अपना यानी मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, तुम अपना ही राग अलापे जा रहे हो, यानी अपनी बात कहे जाना। और अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना मतलब निकालना, ठीक है। तो इस्तिआरे की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। तो देखिए इस्तिआरा में जो है तशबीह से ज़्यादा वसअत और बलागत होती है। इस्तिआरा में मुशब्बा और मुशब्बा बे का जिक्र तो आता ही है, मगर वजह शबी नहीं बताई जाती। मसलन अगर ये कहा जाए कि महमूद शेर है, तो यहाँ शेर का इस्तिआरा एक साथ कई मायने पैदा करेगा, जैसे महमूद शेर की तरह फुर्तीला, या बहादुर है, या खौफनाक है, या भारी भरकम है, ठीक है ना। तो इस्तिआरे में जो तशबीह की तरह बताई नहीं जाती, बात वजह नहीं बताई जाती, ठीक है। अब नेक्स्ट है आमतौर पर अशार में काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उसे रदीफ़ कहते हैं, ठीक है। यह आएगा रदीफ़। 2 से ज़्यादा मिसरों का एक बंद होता है, बे नून दाल बंद लिखेंगे। काफ़िया की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। तो देखिए काफ़िया जो होता है यकसा आवाज़ और यकसा हरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। मसलन साज, नमाज, गदाज, राज आपस में हम काफ़िया अल्फाज हैं। काफ़िया के अल्फाज बदलते रहते हैं, लेकिन काफ़िया शेर में आहंग और तरन्नुम पैदा करता है, यानी उनके अल्फाज बदलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, इसी तरह साज, गदाज, राज, इस तरह, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाबात लिखने। पहला है सर सैयद ने अपना बचपन कैसे गुजारा। दूसरा इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक इख्तियारात दिए गए। और तीसरा मखलूत ज़बान से क्या मुराद है। तीनों जो आपके चैप्टर्स में से ही हैं। तो ये सर सैयद वाला है, उसमें औरतों का हुकूक जो है ना, औरतों की तालीम, जो सर सैयद अहमद खान का वो है। उसके बाद देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 है दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 3 के जवाबात लिखिए। तो ये भी आपके बुक का ही है क्वेश्चन, इसमें 2 करने हैं, 2 के नंबर है ना 2, यहाँ पर 3 करने हैं, तो 3 के नंबर भी 2 ही हैं। तो एक सवाल का 2 नंबर है, 3 के 6 नंबर। तो यहाँ पर भी कोई से भी 3 आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है ना, उम्र खिज़्र से क्या मुराद है। तो उम्र खिज़्र से मुराद लंबी उम्र, यानी तवील उम्र कहा जाता है ना, कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे, वो बहुत लंबे साल तक ज़िंदा रहे थे। खिज़्र की उम्र इसलिए लंबी है कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और भूले भटकों को रास्ता दिखाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है नायाब है हम से शायर की क्या मुराद है। तो देखिए नायाब के माने होते हैं जिसे पाना आसान ना हो। बसा औक़ात नायाब चीज़ें जो बहुत ही इंतहाई कीमती शय के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसे हासिल करना आसान नहीं होता। या नायाब है हमसे शायर की मुराद है कि वो अपनी ज़ात को कह रहा है कि शाद जैसा अजीम शायर आपको फिर नज़र नहीं आएगा, यानी मरने के बाद वो आपको नहीं मिलेगा, वो नायाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है। तो देखिए शायर ने दिल को निराली बस्ती इसलिए कहा है कि दिल ऐसी बस्ती को जड़ने के बाद वो दोबारा
नहीं बसती, जबकि दुनिया में ऐसी अनगिनत बस्तियां हैं जो वीरान होने के बाद फिर बस गई, मगर दिल के साथ ऐसा मामला नहीं है, इसलिए वो निराली बस्ती है। तो कोई से भी 3 क्वेश्चन के आंसर आप लिख लेंगे। तो इसके बाद देखिए आगे है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में अफसाना या नज़म किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखने। तो ये 3 नंबर का है, तो 4-5 मतलब लाइन में लिख दीजिएगा नज़म के बारे में या अफसाना के बारे में। तो हमारा देखिए यहाँ पर पेज नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड उनकी हेल्प हो सके, उनके लिए वीडियो कारआमद हो। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।